ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, स्टडी वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया गया है। इस पे आप लोग एक मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। साथियों अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए यहाँ पर एकलव्य बैच जो है लॉन्च हो चुका है। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि आपको इस वाले बैच में ए टू जेड जो चीज़ें हैं, जो आपके सब्जेक्ट बीएड प्रवेश परीक्षा में आते हैं, ए टू जेड ये स्टार्ट से लेकर के एकदम जो है अंत तक बेसिक से लेकर आपको जो है जीरो से हीरो यहाँ पर बनाया जाएगा। गवर्नमेंट सीट चाहते हैं तो आज ही जो है आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लो। एडमिशन्स इसमें ओपन हो चुके हैं। ऑफर चल रहा है अभी आपका 699 का, ठीक है? कैसे जुड़ना है, क्या करना है आपको आगे बताऊँगा। इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप। आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके रजिस्टर करो। उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है पेड कोर्सेज़ में। वहाँ पर आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा। डेमो क्लास वहाँ पर मिल जाएगा। डेमो देखिए अच्छा लगता है तो बाय नाउ पे क्लिक करिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पे ऑनलाइन का, उस पे क्लिक करके गूगल पे, फ़ोन पे किसी के भी माध्यम से आप लोग जो पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो ये परचेज़ सेक्शन दिख रहा है, आप इस परचेज़ सेक्शन में जाकर के आप लोग जो अपना परचेज़ है देख सकते हैं, वहाँ पर डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, किताबें हैं मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग जाकर के जो है चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आप लोग इस बैच से जुड़ो क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी जाकर के जुड़ो जिससे आप लोग जो है अपनी तैयारी को एक नई ऊँचाइयों तक लेकर जा सको और आप लोग जो है अपनी जो कह सकते हैं गवर्नमेंट सीट का जो सपना है वो पा सको। गवर्नमेंट सीट में आपको एक देखो मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट सीट अगर आप पाते हो तो आपकी फ़ीस जो है 4 से 5,000 रुपए जो है पूरे साल की लगती है। तो कितना बढ़िया मोटिवेशन है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आज जो है जुड़ो क्योंकि अभी आपका ऑफ़र चल रहा है 699 ये ऑफ़र आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से जो आप लोग जाकर के जॉइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, अपने सेशन को, अपने क्लास की तरफ जो हम लोग फ़ोकस करते हैं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? चलिए भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिए। आवाज़ सभी को यहाँ पर आ रही है ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप सबको आवाज़ जो यहाँ पर आ रही होगी। तो किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता, अब भाई एक ही विक्रेता विक्रेता का अगर आपका वर्चस्व रह रहा है यानी कि उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एकाधिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकाधिकार बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग का आना शुरू हो गया है। तो भैया प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग जानते हैं अल्प रोजगार। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार, यहाँ पर देखिएगा अल्प रोजगार यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा करेक्ट ले भाई, अल्प बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, अल्प रोजगार नहीं, अल्प बेरोजगारी भी इसको बोलेंगे। रोजगार ही सोच रहा था मैं, तो करेक्ट कर लिए, करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? भारतीय संसद की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है। ये सारे के सारे जो भारतीय संसद में आपके संगठक है, सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं 1 2 3 बोले तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 4 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई साहब, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे भाई। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग के आने शुरू हो गए हैं और आई होप सबको पता होगा भाई, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो किसने बनवाया था? ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किसने बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र सिंह या नरसिंह देव प्रथम दिया गया। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो नरसिंह बोलो या नरसिंह बोलो, नरसिंह भी बोलते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, कब बनवाया था ये भी आपको पता होगा, तो इसको आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और 1984 में एक चीज़ याद रखिएगा, 1984 में इसको जो है क्या, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है मान्यता दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपके कौन थे? 5 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हो। चलो प्लीज़ यार शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयरिंग इज केयरिंग, तो प्लीज़ शेयर करते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी जो है आपकी बहती है? 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो अमेजन नदी आपकी बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं अमेजन नदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 8 के बारे में बात करते हैं, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जीवाणु की खोज जो है किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो जीवाणु की खोज दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, किसने किया था भाई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं और इनकी आकृति जो होती है गोल होती है और छड़ जैसी आकार की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 10 दिया गया है और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपके ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऊतक जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जो पौधों के ऊतक होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। पौधों के जो ऊतक होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा 2 प्रकार के। ठीक है, पौधों के ऊतक आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। ये कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? भाई स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो लकड़ी के एक ढांचे में अगर कोई कील है उसे ठोकना जो है आपका कठिन होता है, ये कौन सा नियम जो है इसका समर्थन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब भाई अब जब कोई लटका हुआ पिंड है या लकड़ी का कोई पिंड है उस पर कील ठोकेंगे तो हथौड़े से जो हुई क्रिया है वो लकड़ी के पिंड से प्रतिक्रिया नहीं। देखो भाई अगर मान लीजिए ये ऐसे कोई लकड़ी ऐसे लटक रहा है, आप इस पे कील लटका है तो इस पे कील ठोक पाओगे नहीं, क्योंकि पीछे कोई बल देने के लिए कोई है नहीं। मान लो कोई दीवार पे अगर लकड़ी लगी होती तो आप इस पे कील ठोकते तो पीछे दीवार से आपको एक बल मिल जाता प्रतिक्रिया के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया का नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप लोग ठोकोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूटन का जो तीसरा नियम दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? किसका गुण नहीं भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंग के व्यतिकरण तथा विवर्तन दिखाती है। भाई यहाँ पर साफ साफ लिखा कि नहीं दिखाती है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर शब्दावली में बग, कई बार आपको बता चुका हूँ भाई, बग BUG ये होता है, इसका अभिप्राय जो है क्या है? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। बग का अभिप्राय जो आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भैया बग की अगर हम बात करते हैं तो ये आप प्रकार का एक प्रोग्राम में जब कोई एरर होता है, कोई गलती होती है तो उसको हम लोग बग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, वस्तु की 3/4 हिस्सा में ... 6 होगा। भाई अगर किसी वस्तु की अर्ध आयु कितनी है भाई?
6 मास है, 6 महीने हैं, तो वस्तु की 3/4 हिस्से में कितना क्षय हुआ होगा? तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 12 माह। ठीक है, अर्धायु 6 मास है तो 3/4 हिस्से में 12 महीने, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि मनुष्य के खून का पीएच कई बार, मतलब 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 से 12 बार आपको ये क्वेश्चन करवाया जा चुका होगा कहीं ना कहीं, चाहे अनअकैडमी पर, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ आपको कराया गया होगा कि मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कम क्षारीय, मनुष्य के खून का जो पीएच होता है वो कम क्षारीय होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? इसको जो है याद रखिएगा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय वानिकी संस्थान, जवाब देते हुए चलो भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा देहरादून में 1906 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये आपका देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं दीनदयाल रसोई योजना, देखिए 2017 में स्टार्ट हुआ था, तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखो भाई ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, बस इतना याद रख लो, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर में अलग से करवा रहा हूँ तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और कल या परसों से, मतलब होली के बाद से मान के चलिएगा कि सुबह भी आपका एक वीडियो जो है करंट अफेयर का आएगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते चलेगा भाई, जकारियास जानसेन ने जो है किसका आविष्कार किया था? 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भाई जकारियास जानसेन ने अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी का किसका आविष्कार किया था भाई? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो इसको याद रखिएगा। जितने भी साथी, जितने दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल, फुटबॉल खुद ही एक बॉल होता है भाई, क्रिकेट में गेंद होता ही होता है, टेनिस बॉल होती है, लेकिन बैडमिंटन में गेंद नहीं होता भाई। बैडमिंटन में क्या होता है साथियों? रॉकेट होता है। क्या होता है भाई? आपका रॉकेट होता है, तो इसको याद रखिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई क्या बात है यार, कम लोग ठीक है, लेकिन जितने लोग हो लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से उत्सव का मिलान करते हुए चलना है। चलो इसका मिलान आप लोग पहले करो, फिर मैं तो करते हुए चलूंगा ही। सभी लोग यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं मिलान जो है करते हुए चलिएगा। चलिए जवाब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, काफ़ी लोग के जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखिए यहाँ पर गणगौर की अगर हम बात करते हैं, देखिए गणगौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है मिल जाएगा, राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सबको पता है महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से बनता है। दुर्गा पूजा जो आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि BCA, 1 का B, 2 का C, 3 का A। ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स 2016, इसको भी स्किप कर दो, लेकिन 2016 लेटेस्ट जो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है आप लोग को कमेंट करके बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया नंबर्स डू लाई। देखिए भाई नंबर्स डू लाई, ये पुस्तक के लेखक कौन है भाई? जो नंबर्स होते हैं झूठ बोलते हैं, तो सभी लोग बताते हुए चलिएगा इसके लेखक जो है कौन है भाई? भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, बताइए सभी लोग। भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं और इस समय शायद देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब कमेंट्री भी करते हैं। तो आई होप कमेंट्री के नाम से आपको याद आ गया होगा, आकाश चोपड़ा। ठीक है, भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा, ये जो है नंबर्स डू लाइक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर जनवरी 2017, इसको भी स्किप करो। मैंने बोला ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको कुछ क्वेश्चन पुराने मिलेंगे, बट करंट अफेयर में आपकी क्लास अलग से चलवा रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। एक पूरी सीरीज तो चल ही चुकी है 1000 क्वेश्चन वाली, तो आप लोग उसको नहीं देखें तो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर जो वो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल जाएंगे, बट उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखो भाई यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया समुद्री हो जलीय हो, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको ये बताते हुए चलना है। तो भाई 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। सबको पता है यार, देखो बांग्लादेश के साथ देखिए कितनी लंबी सीमा है, मैंने आपको ये भी बता रखा हूँ 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर इतनी सीमा है इसकी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब किसी वस्तु का केवल क्रेता के साथ एक विक्रेता होता है तब वह डॉट 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 की स्थिति कहलाती है। पूछा गया है जब किसी वस्तु के साथ एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है, केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है, तब वह जो है क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिए तब वो आपका होता है द्विपक्षीय एकाधिकार। दो पक्ष होते हैं और एकाधिकार। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक क्वेश्चन आते हैं और अगर आप लोग उसको नहीं किए रहोगे फिर कहोगे सर जी नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, सब कुछ करवाते हुए चलना हूँ। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? 27 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 127 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, इसको याद रखिए। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक को व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं और ये उन बैंकों, भाई वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? चलिए भाई, भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं होती हैं भारत की, और जो इसके प्रत्येक भाग की जो सुरक्षा होती है उसको सुनिश्चित करने का उत्तरदायी जो है कौन होता है? भाई याद रखिएगा सबका जो है राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेना में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और इन सब की अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च कमान जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि राष्ट्र की रक्षा का दायित्व किसके पास होता है? तो रक्षा मंत्रालय के पास होता है। इसी मंत्रिमंडल में जो रक्षा मंत्रालय होता है उनके पास होता है। दल बदल कानून कई बार आपको बताया जा चुका भाई। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 29 नंबर क्वेश्चन है और थोड़ा सा प्रयास करिए और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही बात सर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? BHU की स्थापना किसने की थी, कब की थी? कुछ भी आपके पेपर में बन सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग प्रिपेयर रहो कि अगर आपके पेपर में आ जाए तो बिल्कुल आप लोग गलत करके मत आओ। ठीक है, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, BHU की जो स्थापना है मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब जो है सही दे रहे हैं। अच्छा लगता है जब सब लोग के जवाब जो है सही सही आते हैं तो अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था? भाई तराइन का युद्ध, पहले युद्ध की भी बात करेंगे, दूसरे युद्ध की भी बात करेंगे, कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, सब कुछ यहाँ पर जानने का हम लोग जो है प्रयास करते हुए चलेंगे। चलिए काफ़ी लोग के जवाब देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान। देखो पहला युद्ध की बात करें, दूसरे युद्ध की बात करें, दोनों युद्ध जो है इन्हीं के बीच में हुआ था। पहला युद्ध 91 में हुआ था 1100, और दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जीत गया था, वो भी जयचंद का सहारा लेकर के। जयचंद ने उसको धोखा वोखा दे दिया था, मतलब कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, कई सारे वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चन, अलग तरह के क्वेश्चंस आपको ये मिल चुके हैं। तो एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो
धातु रूप में पाया जाता है और भू प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो उनको पेडल्फर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेडल्फर मृदा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 34 के बारे में, तो लाल रॉट या लाल सड़ांध बीमारी, जो रेड रॉट बीमारी जो है, निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? देखिए आपने देखा हो ना, रेड रेड कलर हो जाता है। आलू आलू में हो गया, गन्ने में आपने देखा होगा, आलू में तो कम लेकिन गन्ने में आपने देखा होगा लाल लाल हो जाता है बीच बीच में, वो लाल लाल जैसा सड़ जाता है, उसको लोग कहते हैं। तो याद रखिए गन्ने में। ठीक है, गन्ने में ये जो आपकी रेड रॉट बीमारी जो होती है आपकी गन्ने में होती है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संयोजी ऊतक नहीं है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा। त्वचा की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये आपका एक संयोजी ऊतक नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए 1 मिनट बताइए, आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर गंभीर बीमारियों के कारण है? क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 36 दिया गया है और आप सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के रीजन है, गंभीर बीमारियों के कारण है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 36 है और इसका जवाब जो है आना शुरू हो गया है। 1 मिनट रुक, आवाज़ आ रही है ना? चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 36 है, बिल्कुल सही बात है सर, विषाणु, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के रीजन है? तो यहाँ पर जो विषाणु जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डॉट 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 में होता है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? देखिए भाई, उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। चीज़ें छोटी थोड़ी दिखाई पड़ती हैं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग कहते हैं पश्चदर्शी दर्पण। ठीक है, पश्चदर्शी जो दर्पण होते हैं उनमें किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग घर के दरवाजे में करते हैं, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब जगहों पर करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि आवृत्ति का एसआई मात्रक जो आपका क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक जो आपका क्या होता है? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हर्ट्ज, कई बार आपको बताया जा चुका है। वीडियो को लाइक वाइक कर दो या थोड़ा सा शेयर कर दो। थोड़ी देर की वीडियो का और बची हुई 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो शेयर कर दो जिससे और भी लोग जुड़ सकें। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन यानी मॉडिफायर है? क्वेश्चन में आपके यहाँ पर देखिए 39 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन यानी कि मॉडिफायर के ई वाई वाला की दिया गया है? इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा, के ई वाई वाला। तो जवाब देखिए 39 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये सारे के सारे आपके जो है मॉडिफायर्स होते हैं। कंट्रोल जेड से आपका अनडू किया जाता है, कंट्रोल वाई से क्या किया जाता है? रीडू किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? 40 नंबर क्वेश्चन है। आप सभी को यहाँ पर निष्क्रिय गैस के बारे में बताना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इन सब में देखा है तो आपका जो आर्गन दिया गया है, देखो आर्गन एक रासायनिक तत्व है और एक निष्क्रिय गैस इसको माना जाता है। ठीक है, निष्क्रिय गैस है तो इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी के वायुमंडल की जो तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है वो आपकी
आर्गन ही आती है। ये जो चीज़ याद रखिएगा, औसतन पृथ्वी की वायु का 0.93 जो है परसेंट जो है आपका आर्गन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है भाई? ओजोन की अगर हम बात करते हैं, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक क्या है? अपर रूप है, समभारिक है, समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। ओजोन यानी कि O3 इसको बोलते हैं और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बनने वाली एक कह सकते हैं गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा यानी कि 0.02% यानी कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ये बहुत ही विषैली गैस होती है। तो ये आपका एक कार्बन का एक अपर रूप होता है, अपर रूप होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए सभी लोग यहाँ पर लाइक वाइक कर दो एक एक। रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा जो है आपका पाया जाता है? चलिए भाई साहब, क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 42 दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर। रेड डाटा बुक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा डाटा जो है आपका पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, सभी विलुप्त प्राय प्रजाति, ठीक है, सभी विलुप्त प्राय प्रजाति, जो विलुप्त होने वाले प्रजाति होते हैं वो आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक, ये भी आपका पुराना क्वेश्चन, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? जमे हुए भोजन की खोज जो है किसने की थी? 44 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, 44 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्लॉरेंस बर्ड्स आय, नाम याद रखिए भाई, क्लॉरेंस बर्ड्स आय, इन्होंने जो है जमे हुए भोजन की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई साहब ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग जो है जवाब जो है वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग जो है डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? इंटरनेट नहीं चल रहा है, बफरिंग कर रही है, ऐसे भी दिक्कत आ रहे क्या इसमें? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का मिलान करते हुए चलना है सभी को। निम्नलिखित का जो है मिलान करते हुए चलना है और सभी लोग यहाँ पर मिलान करते हुए चलेंगे, जितने लोग यहाँ पर जो है जुड़ रहे हैं। चलिए, बर्डी, वॉली और हिट विकेट। देखो, हिट विकेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका संबंधित है क्रिकेट से, हिट विकेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको बॉलर बॉल करता है और आप जो है अपना जो बल्ला है बॉल को मारने के बजाय किसको मार दो भाई? अपने स्टंप को मार दो, तो हिट विकेट होता है। अगर हम बात करते हैं वॉली के बारे में तो ये टेनिस का है और बर्डी शब्द जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं भाई साहब बी वाला, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 45 के बाद 46 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइए। चलिए, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते चलिएगा। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है किस शहर में स्थित है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं। सर, इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। झूलती मीनारों वाली जो एक मस्जिद है वो आपकी भारत के अहमदाबाद शहर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे पाठशाला संबंधी क्षेत्र में 2007 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 43 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो इसको याद रखिए दोस्तों, संजीव कपूर। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर संजीव कपूर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो, इसके लेखक जो है कौन है? द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो, इसके लेखक जो है फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन है? 48 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलेंगे। तो द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो, इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है भाई? रस्किन बॉन्ड, ये नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन वाले यहाँ लोग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, उत्तरी कोरिया के बढ़ते अस्त्र प्रक्षेपणों के कारण किस देश ने उस पर निगरानी रखने के लिए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? उत्तरी कोरिया के बढ़ते अस्त्र प्रक्षेपणों के कारण किस देश ने उस पर निगरानी रखने के लिए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है जापान। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जापान जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तवांग। क्या पूछा गया आपका? तवांग के पास भारत की भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तवांग के पास, तवांग जो है आपका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, प्रांत का एक शहर है तवांग, जो तवांग जिले का मुख्यालय भी है। और तवांग अरुणाचल प्रदेश की उत्तर पश्चिम सीमा देश में स्थित है। और इसकी अगर हम बात करते हैं किसके साथ भाई? चाइना। अरुणाचल प्रदेश आ गया तो आई होप सबको पता लग ही गया होगा, चाइना। काफ़ी लोग के जवाब भी यहाँ पर देखिए आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।